हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वो ज्योग्राफी की है, जिसमें हम टोपोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, टोपोग्राफी में हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ लिया था उसमें हम पढ़ लिया था कास्ट प्रदेश में किस किस तरीके की आकृति बनती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि समुद्र के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि कास्ट प्रदेश वो होते हैं जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है अदर एरियाओं के तुलना में। ठीक है, चूने की मात्रा अधिक होती है जिस वजह से उसमें काट छाट ज़्यादा होती है। और फिर ज़मीन के अंदर किस तरीके की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ज़मीन के ऊपर किस तरीके की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये हमने पढ़ा था कि ऊपर अगर गड्ढा होता है छोटा सा तो उसको रंध्र कहते हैं, और बड़ा हो जाता है तो डोलाइन हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है तो युवाला हो जाता है। इस तरीके का हमने पढ़ लिया था। और किसी तरीके का पानी अंदर जाने के लिए मिल जाता है तो अंधी घाटी, अगर गहरी हो जाती है तो उसको कंदरा, और कंदरा के जो स्तंभ होते हैं ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो किस तरीके का कंदरा स्तंभ बनता है, ये लास्ट क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आपको याद रखना है ना, नाम याद रखना है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का टॉपिक जो है मैंने लिख दिया स्क्रीन पे कि समुद्र के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। अब समुद्र में क्या ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा स्थलाकृति बनती है? समुद्र में है वेव्स, लहरें। जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो कई कारणों से हो सकती है समुद्र के अंदर। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो उसमें एक तरीके का फोर्स लग रहा है, उसको कोरियल फोर्स कहते हैं, तो उसके कारण भी लहरें उत्पन्न होती हैं। जिस तरीके से नदी में वो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं, उस ज्वार भाटा से भी लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, किसी तरीके का भूकंप आता है, भूकंप से या भूस्खलन होता है, उससे हर तरीके ये कई चीज़ें हैं, ऐसी कई बातें हैं जिससे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और उन लहरों से वो लहरें जाके तटीय एरिया में टकराती हैं या किसी पहाड़ से या किसी चट्टान से टकराती हैं, और उस चट्टान में टकराते टकराते किसी तरीके की आकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो किस किस तरीके की आकृतियाँ निर्मित होती हैं वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि समुद्र के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ तो कैसे कैसे निर्मित होती है। मान लो ये कोई समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये समुद्र है। पानी दिख रहा है ना आपको, पानी के बिना समुद्र नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि इसमें इस तरीके की वेव्स उत्पन्न हो रही हैं, और वेव्स किससे टकरा रही हैं जाके, वेव्स टकरा रही हैं इससे जाके, ठीक है, तटीय एरियाओं से जाके टकरा रही है वेव्स। अब वेव्स जब ऐसे टकराती हैं जाके तो मान लो यहाँ पर कोई चट्टानें कमज़ोर भी हो सकती हैं, और कोई जो मजबूत होती है वो इतनी जल्दी नहीं टूटती और काट छाट होती है उनमें। लेकिन जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं, मान लो ये चट्टान कमज़ोर थी तो यहाँ पर इस तरीके से एक आकृति बन गई, क्योंकि ये चट्टान थी, यहाँ पानी अंदर तक चला गया तो इस तरीके की आकृति बन गई यहाँ पर, है ना, पानी अंदर तक चला गया तो इस तरीके की आकृति बना। ऊपर का हिस्सा नहीं टूटा, ऐसे समझाऊँ मैं आपको। ये मान लो ये चट्टान है, ये जो खड़ी हुई ये कोई तट है या चट्टान है, और इस तरीके से पानी चल रहा है, ये पानी की लहरें यहाँ आके बार बार टकरा रही हैं, यहाँ के बार बार टकरा रही है, तो ये ऊपर का हिस्सा नहीं टूटता है और नीचे का हिस्सा नहीं टूटता है, पर ये वाला हिस्सा बार बार यहाँ पर चोट मार रहा है पानी, तो ये वाला हिस्सा टूट के और यहाँ अंदर चला जाता है पानी, तो एक तरीके की गुफा टाइप से बन जाती है। ठीक है, अंदर 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 गुफा बन जाती है, पर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं टूटता है, तो उस गुफा को कहते हैं समुद्री गुफा। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। ठीक है, अब ये गुफा टाइप से बन गई, तो यहाँ पर जो टर्टल होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, कछुए अपना घर बना के यहाँ पर रहते हैं, या फिर जो हमारे जहाज हैं, पनडुब्बी हैं, उनके क्या है, उनके जो रिफिल के सामान होते हैं वो यहाँ पर, अगर ये गहरी हैं बहुत ज़्यादा और यहाँ पर अंदर रखने की स्थिति पैदा करते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर उनका स्टोरेज बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ सामान, उनका रिफिल का सामान रखा जाता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं।
तो ये क्या बन जाती है? लहरों के द्वारा समुद्री गुफाएं। ठीक है। अब मान लो यहाँ कोई पहाड़ है, यहाँ कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ मान लो है। अब यहाँ पर ये पानी ढकेल ढकेल के अंदर यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ भी आर्च टाइप से बना लिया। ये नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, इस तरीके से। अरे माँ बन जा भाई। इस तरीके से पानी इसके अंदर एक आर्च टाइप से बना लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेहराब। मेहराब। अब इसको और अच्छे से मैं आपको कैसे समझाऊं? समझ सकते हैं कि मान लो, एक सेकेंड, अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ शायद मैं, ये वाला अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई पहाड़ ऐसे 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 करके ऐसे गया होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या है, ये समुद्री एरिया है, समुद्र यहाँ पर बह रहा है, ये समुद्र है और ये पहाड़ है, ठीक है। ऐसे बन गया पहाड़, ये पहाड़ है और ये समुद्र है। समुद्र ने क्या कर दिया, यहाँ पर आर्च बना दिया, एक काट काट के आर्च बना दिया, वही गुफा जैसा। और यहाँ ऊपर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, सब जगह पहाड़ है, और ये आर्च टाइप से बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेहराब, ठीक है, मेहराब। अगर इसके ऊपर का ये हट गया और ये इस तरीके के दो स्तंभ बने रह गए, ये इस तरीके के दो स्तंभ बने रहेगा, ऊपर का पहाड़ कट गया, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं समुद्र स्तंभ। समुद्र स्तंभ। और ये और छोटे हो गए काट छाट के कारण, और छोटे हो गए, तो इसको हम कहते हैं स्तंभ, ठीक है। और छोटे हो गए तो हम इसको कहते हैं स्तंभ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से लहरें अपना काम कर रही है, किसी तट को काट रही है, किसी पहाड़ को काट रही है ना। और अब किस तरीके से लेगून झील बना रही है। लेगून किस तरीके से बनते हैं? मान लो ये कोई दंतरित पहाड़, वो समुद्र है, ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से बनाए, दांत की तरह, दंतुरित नाम है इसका, तो वैसे ही बना लेते हैं। मान लो इस तरीके से ऐसे, ये समुद्र का तट है, कटा फटा तट को ही दंतुरित तट कहते हैं। कटे फटे तट को क्या कहते हैं? दंतुरित तट, यानी कि कटा फटा, ठीक है। तो अब ये समुद्र की लहर, समुद्र है, ये पानी है ना, ये पानी है। बहुत धीमे समझा रही हूँ लेकिन समझ में आएगा अच्छे से। ये पानी है। अब पानी के अंदर क्या होता है? लहरें चल रही हैं, और लहरों के साथ क्या होता है? समुद्र में भी कचरा होता है, रेत होती है, सब कुछ होता है। तो जो समुद्र में जिस तरीके का कचरा वगैरह पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सिल्ट। जो लावा होता है ना, जैसे होता नहीं कि साथ में मलबा, किसी तरीके का मलबा होता है, उसे सिल्ट कहते हैं। तो ये सिल्ट को इकट्ठा कर करके क्या होता है, जो लहरें होती हैं वो इसकी तरफ लेके आती हैं, इसकी तरफ लेके आती हैं ऐसे। तो मान लो यहाँ सिल्ट है खूब ढेर सारा, यहाँ सिल्ट जमा है, तो ये धक्का मार मार के यहाँ ला के खड़ा कर देती है। ये सिल्ट यहाँ जमा हो गया, मान लो यहाँ जमा हो गया।
और ये पूरा रास्ता बंद कर दिया पानी जाने का, ये सिल्ट यहाँ जम गया। तो ये क्या हो गई कि ये अलग से कट जाता है, इतना हिस्सा यहाँ पानी ज़्यादा जा नहीं पाता है, तो ये अलग से हिस्सा कट गया और यहाँ स्टोरेज पानी रह गया, यहाँ पानी जो रह गया तो ये झील नुमा आकृति बन जाती है। तो इसी को हम कहते हैं लैगून। लैगून, ठीक है, क्योंकि सिल्ट क्या हुआ, जमा होते 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 पहाड़ जैसा, हल्के छोटे मोटे पहाड़ जैसे इकट्ठा हो जाता है, जिसके ज़रिए यहाँ समुद्र का पानी डायरेक्ट नहीं जा पाता है। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जैसे अब मान लो ये झील जैसी बन गई यहाँ पर, तो यहाँ कुछ ऐसे हल्का फुल्का काट दिया जाता है ताकि थोड़ा थोड़ा पानी अंदर जाता रहे और फ्रेश पानी लगता रहे, मतलब गंदा बदबूदार पानी ना हो। एक ही पानी रहता है तो वो बदबूदार हो जाता है। तो क्या थोड़ा बहुत काट के यहाँ पर और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने जो है बंदरगाह बनाए जाते हैं, बंदरगाह बना लिए जाते हैं, बंदरगाह बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी अब ये झील का आकार ले लेती हैं, जैसे हमारे यहाँ चिल्का झील है ना, उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो क्या है, एक लैगून झील ही है ना, चिल्का झील, प्राकृतिक तरीके से बनी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। दूसरी है पुलिकट झील, यहाँ लिख देती हूँ, पुलिकट झील, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरे यार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही है बिल्कुल, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ही तट पे है, दोनों से सीमा साझा करती है। कौन सी, पुलिकट झील। और एक है आपकी केरल में वेम्बनाड झील, वो भी एक क्या कहते हैं प्राकृतिक लैगून झील है। तो वहाँ पर वेम्बनाड झील जो है वहाँ पर ही कोच्चि बंदरगाह है, ठीक है, कोच्चि बंदरगाह जो इस तरीके का मतलब लैगून झील पे बनाया गया है। कि लैगून झील अगर मतलब 2-3-4 किलोमीटर बड़ी हो जाती है तो वहाँ बंदरगाह बनाने का काम बहुत अच्छे से हो पाता है, बंदरगाह बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। अब मान लो लोग सोचेंगे कि बंदरगाह इसी लैगून झील में क्यों, यहाँ क्यों नहीं समुद्र तट पे। तो मान लो समुद्र में लहरें आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, अगर तो वो डायरेक्ट इसको बहा के ले जाएगी, कितना ही दम होगा समुद्र के आगे उसका, डायरेक्ट बहा के ले जाएगी। पर यहाँ पर अगर लैगून में बनेगा तो यहाँ पर क्या है, किसी तरीके का बाढ़ या कुछ आता है तो क्या होगा कि जो सिल्ट है, सिल्ट का जो पहाड़ जमा हो गया है तो वो इसको रोक लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो ये कौन से हैं, लैगून। लैगून झील कौन कौन सी है, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, और आपकी वेम्बनाड झील केरल में, ठीक है। केरल में ही कोच्चि बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है, अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को, काफ़ी फेमस है। और ये सब आगे चल के आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको और अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि लहरों के ज़रिए सिल्ट को इकट्ठा करके वो सिल्ट, अब ये होगा कि समुद्र में जो लैगून झील बनती हैं वो लहरों के कारण बनती हैं या सिल्ट के कारण बनती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्ट के कारण लैगून झील निर्मित होती है या लहरों के कारण। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सिल्ट के कारण होती है। मान लो ये हर जगह सिल्ट ही सिल्ट है, हर जगह सिल्ट है, लेकिन अगर लहरें नहीं होंगी तो उनको यहाँ खिसका के कौन लेके आएगा, लहरें लेके आएंगी ना। तो लहरों के द्वारा बनी जाती है लैगून झील, ना कि सिल्ट के द्वारा। सिल्ट अगर सिल्ट कितना भी हो जाए, लेकिन जब लहरें उसको घसीट के किनारे तक नहीं लेके आएंगी तब तक सिल्ट अपने आप से चल के थोड़ी आ जाएगा। तो लैगून झील किनके द्वारा बनती है, लहरों के द्वारा ही बनती है लैगून झील, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको मैं मिटा देती हूँ, एक गिलास पानी पी लेती हूँ। तो पढ़ लिया हमने ये। अब क्या होता है, जो हमने लैगून झील बनाई थी, जैसे मान लो ये तट है और इस पे ये लैगून झील बनी है, ठीक है। तो यहाँ सिल्ट के कारण, ठीक है, ये लैगून झील बन गई। तो लैगून झील किस किस के लिए उपयोगी होती है, लैगून झील होती है हमारे बंदरगाह के लिए भी उपयोगी है। प्लस क्या है, यहाँ मछली पालन अच्छे से हो सकता है, क्योंकि फ्रेश पानी क्या है, यहाँ थोड़ा सा खोल दो और यहाँ पर किनारे पे, समुद्र के किनारे पे थोड़ा बहुत इस तरीके के खाने की चीज़ें डाल दो जिससे मछली अट्रैक्ट हो, और फिर क्या होती है, मछली धीरे 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 लैगून में आके फंस जाती है। तो क्या पर यहाँ मछली के लिए भी उपयोगी है, ठीक है।
और इंसानों के जो इंसान तट वगैरह पे जाते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है, नहाने के लिए उपयोगी है। डायरेक्ट समुद्र में किसी किसी को डर लगता है, जो बहुत बड़ा तैराक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी पकड़ होती है तैराकी में, तो वही डायरेक्ट समुद्र में जा सकता है। लेकिन जिसका दम नहीं है समुद्र में जाने का, तो वो क्या करेगा, इस लैगून झील में भी वो तैराकी कर सकता है, तैराकी कर सकता है। मतलब उसे पानी में जाके तैराकी करने का शौक है तो इस लैगून झील में भी, क्योंकि भी 2-4 किलोमीटर बड़ी होती ही होती है, तो यहाँ पर भी आराम से तैराकी कर सकता है। लोग यहाँ बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना लेते हैं, सी फेस हो जाता है, सी फेस के साथ साथ ये जो झीलें होती हैं इनका भी फेस हो जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह होती है टहलने घूमने के लिए। लोग बीच पे जाते हैं ना, जैसे गोवा बीच, गोवा पे कितने बीच हैं, गोवा पे है, दिल्ली पे है, वो मुंबई में है, सॉरी दिल्ली में बोल रही हूँ, मुंबई में है, केरल में है, बीच हैं। तो उन बीच के बारे में भी अभी आप 3-4 नाम हैं, मैं उनको लिखवा दूँगी आपको, उसको भी याद करना होगा आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम एक एक स्थलाकृति और पढ़ लेते हैं। जैसे ये समुद्र है, किनारा है समुद्र का, ठीक है, ये तटीय एरिया है। अब अगर मान लो ये तटीय एरिया है तो यहाँ पे ये बीच बना होता है, यहाँ लोग आके चेयर वेयर डाल के आराम से खाते पीते हैं बढ़िया से। रेत यहाँ जमा हो जाती है, जहाँ रेतीले एरिया होते हैं वहाँ रेत जमा हो जाती है, और लोग उसको बीच बना के बड़े खूबसूरत जगह बना लेते हैं, जैसे गोवा में है, मुंबई में है, गोवा में है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी के समानांतर समुद्र है, ये समुद्र के समानांतर यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हो जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ हो जाते हैं इकट्ठे, है ना। तो जब छोटे छोटे पहाड़ होते हैं तो क्या है कि यहाँ पर किस तरीके की नाव अंदर नहीं जा सकती, किस तरीके का जहाज अंदर नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पर ये आकर्षण का केंद्र नहीं हो बन पाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर पहाड़ इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, आधे पानी के अंदर होंगे, आधे ऊपर होते हैं, जो दिखाई देते हैं वो उसका काम कर देते हैं, दीप का काम कर देते हैं, जो उसकी चोटी, पहाड़ की चोटी दीप का काम करती है। तो क्या है कि यहाँ पर छोटे छोटे समानांतर पहाड़ दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर ही। जैसे मान लो ये समुद्र है, समुद्र के अंदर ही पहाड़ दिखाई देंगे। तो छोटे छोटे एरिया से तो समुद्र में किसी तरीके का नाव नहीं जा सकती, जहाज नहीं जा सकते, तो ये उतना आकर्षण का केंद्र नहीं होते, पर ये आकृति नुमा एक दिखाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, जैसे ये छोटे छोटे पहाड़ इकट्ठे हो जाते हैं समुद्र में, और ऊपर कुछ पहाड़ ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ डायरेक्ट बन जाता है, थोड़े जमीन मतलब पानी के अंदर होते हैं, कुछ दिखाई दे जाते हैं। तो इसी आकृति को हम कहते हैं डालमेशियन तट। अब ये कहाँ कहाँ पर, जैसे रिया तट हो गया, रिया तट स्पेन में, ठीक है, रिया तट हो गया आपका। और भी कई तट हैं, जैसे कि रिया तट हो गया, एक आपका फियोर्ड तट हो गया, फियोर्ड ये नॉर्वे में है। डालमेशियन तट क्रोएशिया में है, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग हम क्या करेंगे, कल की क्लास पे करेंगे। आज यहीं इसी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है शमा एकेडमी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें, ज्योग्राफी पढ़ें। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, अटपटा लगा हो, तो मुझे मैसेज में बताएं, मैं इसकी डिटेलिंग करने के लिए दोबारा से तैयार हूँ। मैं टीचर हूँ और मुझे बार बार समझाने में ही अच्छा लगेगा। जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाएगा, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जहाँ भी लगे कि मेरी कोई कमी है या मुझे बताना है या मैं कुछ भूल गई हूँ, मुझे और पढ़ाना है, तो आप मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।